पाकिस्तान स्टडीज़ पाकिस्तान अफ़ेयर जो है आज हम पढ़ेंगे। और पाकिस्तान अफ़ेयर में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, एक तो है नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन। पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान मूवमेंट आपको पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कौन सा इरा है पाकिस्तान मूवमेंट का। जब हम कह रहे हैं पाकिस्तान मूवमेंट, आपने वर्ड सुना है ना पाकिस्तान मूवमेंट। क्या है पाकिस्तान मूवमेंट? सलीम पानी अगर हो तो दीजिएगा जी। सो व्हाट इज पाकिस्तान मूवमेंट? अच्छा, कोई और बताएं पाकिस्तान मूवमेंट हम किसे कहते हैं? व्हाट इज पाकिस्तान मूवमेंट? सुना है ना लफ्ज पाकिस्तान स्टडीज या पाकिस्तान अफेयर, आपके लिए कोई नई बात तो नहीं है। कब से आप पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहे हैं? चलें कुछ आप बता दें ताकि मुझे पता चले कि आप बात करना जानते हैं। पाकिस्तान अफेयर आप कब से पढ़ रहे हैं? क्लास 8 से। ये क्लास 8 बता रही है, सही बता रही है या आप इनसे भी पहले पढ़ते हैं? तो सोशल स्टडीज में भी आप पाकिस्तान स्टडीज ही पढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी सब कॉन्टिनेंट में कब मुतारिफ हुई? आप कौन सी पॉइंट को बता रहे हैं? ठीक है। पाकिस्तान मूवमेंट हम उस इवेंट से पढ़ेंगे जहां से पाकिस्तान बनने की बात शुरू हुई। ठीक है, यानी एक ऐसी मूवमेंट जिसका नतीजा पाकिस्तान बना। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट पाकिस्तान बनाने के लिए ही शुरू हुई, ये बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1946 तक पाकिस्तान ना बनाने पर मुस्लिम लीग भी एग्री थी, अगर आपने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा हो तो। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान मूवमेंट हम उस इवेंट उस मूवमेंट को कह रहे हैं जहाँ से लेकर पाकिस्तान बनने की बात भले ना भी हुई, लेकिन वो इवेंट्स पाकिस्तान बनाने में साबित हुए। मिसाल के तौर पर जैसे इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट का मिसाल दिया कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर अहमद खान ने चलाई, नतीजतन तो यही निकला ना कि जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई और जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाने के बाद पाकिस्तान बनाने में भरपूर अपना रोल अदा किया, तो वो सब कहाँ से थे? वो सब अलीगढ़ से थे। मोस्टली देवर क्वालिफाइड फ्रॉम द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनाई? अलीगढ़ स्कूल सुना आपने? स्कूल, कॉलेज, देन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ स्कूल कब बना? 1875 में अलीगढ़ स्कूल बना। 1877 में अलीगढ़ कॉलेज बना। और 1920 में 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। सेम इदारा, उसका स्टेटस चेंज होता रहा। ठीक है। अलीगढ़ का बनाना स्कूल का और स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान का ये ख्वाब था मुसलमानों के लिए कि वो मुसलमानों को तालीम देना चाहते थे, मुसलमानों को तालीम के करीब लाना चाहते थे। क्योंकि उस वक्त अलमिया ये था कि मुसलमान जो थे वो तालीम में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ख़ासतर साइंटिफिक स्टडी में। तो सर सैयद ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनका मकसद था कि वो मुसलमानों को तालीम के लिहाज से रोशनास करें। जिनमें अलीगढ़ इंस्टीट्यूट था, जिनमें साइंटिफिक सोसाइटी थी, जिनमें मुरादाबाद में स्कूल था, गाज़ीपुर में स्कूल था। ये सर सैयद ने मुख्तलिफ स्कूल्स बनाए थे। जो साइंटिफिक सोसाइटी थी वो स्कूल नहीं था, एक इंस्टीट्यूशन था जिसका काम था कि वो किताबों को ट्रांसलेट करता था। फ्राम विच लैंग्वेज? फ्राम इंग्लिश टू उर्दू। क्योंकि उस वक्त मुसलमान अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो सर सैयद उनको पढ़ाने के लिए किताबों का तर्जुमा करवाते थे साइंटिफिक सोसाइटी से। एंड साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1864। 1864 में जो है वो उसको बनाया गया साइंटिफिक सोसाइटी को, जिसका बुनियादी मकसद क्या था? 1864, जिसका बुनियादी मकसद था कि ये तालीमी इदारे जो हैं और जो किताबें हैं इंग्लिश में, उनका तर्जुमा किया जाए। सर सैयद ने एक रिसाला बनाया था जिसका काम था
जिसमें उन्होंने मुसलमानों को रिसाले के थ्रू वो अवेयर करते थे। उसका नाम क्या था? रिसाले तहजीबुल इखलाक। सर सैयद ने मशहूर किताब लिखी, उसका नाम क्या है? असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद किताब में क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्या उन्होंने रीजंस दिए, क्यों लिखा वो असबाब बगावत हिंद? वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें उन्होंने ये बताया कि 1857 की जो जंग आज़ादी थी, 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई। आपको पता है जंग आज़ादी? सबको सबको जंग आज़ादी पता है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसे क्या कहते हैं? उसे रिवॉल्ट कहते हैं, आप कह रहे हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं उस इवेंट को? रिवॉल्ट कहते हैं या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोनों में मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ क्या है। जब ये इवेंट एक पेश आया, मिसाल के तौर पर दो फौजें आपस में लड़ पड़ी, एक वाक़या पेश आया 1857 में, ऑन 29 मार्च 1857, और ये ख़त्म हुआ 20 मई 1858 को, यानी एक साल तक ये जंग चली। इस वाक़े को कोट करते हैं जो इंडियन हिस्टोरियन है या जो पाकिस्तान के हिस्टोरियन है, सब कॉन्टिनेंट के जो हिस्टोरियन हैं, वो इस इवेंट को नाम देते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग ये जो जंग लड़े, ये अपनी आज़ादी के लिए लड़े, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो अमेरिकन और ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो इसका नाम रखते हैं जो आपने रखा, क्या? इंडियन म्यूटनी या इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है। उसे वो बगावत का नाम देते हैं कि ये हिंदुस्तानियों ने हमारे साथ बगावत की 1857 में। सर सैयद क्योंकि अंग्रेज़ों के क्लोज आना चाहते थे और मुसलमानों को अंग्रेज़ों के क्लोज करना चाहते थे, इसलिए सर सैयद अंग्रेज़ों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था उसमें रहते हुए बात करते थे। लिहाजा उन्होंने किताब का नाम ये नहीं रखा कि असबाब आज़ादी जंग, उन्होंने किताब का नाम क्या रखा? आपको समझ आया कि उन्होंने इसका नाम ये क्यों रखा? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसका नाम उन्होंने क्यों रखा, तो इसलिए क्योंकि वो ब्रिटिश के क्लोज होना चाहते थे। ब्रिटिश का जो मौक़िफ़ था, क्योंकि ब्रिटिश उसको इंडियन म्यूटनी कह रहे थे, इंडियन रिवॉल्ट कह रहे थे, इस वजह से। तो आपको ये बात समझ आई सबको 1857 की। तो इस जंग के बाद इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ मुसलमानों को ठहराया गया, तो सर सैयद ने उसका जवाब दिया कि सिर्फ मुसलमान जंग के ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि नॉन मुस्लिम्स या ब्रिटिश खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं। इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी, वॉर ऑफ कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, जिससे मुराद है कि उन्होंने रीज़न्स दिए कि वो क्या क्या रीज़न्स थे। कोई मुझे आप में से 2-3 रीज़न बता सकता है कि उस जंग के सर सैयद ने क्या 2-3 रीज़न्स बताए? आप बताएं, थोड़ा सा तेज बोले। आप सही बता रहे हैं, थोड़ा सा बस तेज बताएं। जो कार्ट्रिज इश्यू था, यानी कारतूस का, कि उसमें जो है वो जो मंगल पांडे ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने उस वक्त एक नई राइफल इंट्रोड्यूस कराई। उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल, ठीक है। इनफील्ड नाम था उसका, इनफील्ड राइफल। अंग्रेज़ों ने ये इंट्रोड्यूस कराई, तो इसमें बुनियादी तौर ये होता था कि इसमें जो बुलेट यूज़ होता था उसको पहले मुंह से तोड़ना होता था, फिर उसमें राइफल में डाल के फायर करना होता था। तो फौजी सिपाहियों को ये किसी ने बताया कि ये जो आप बुलेट इस्तेमाल करते हैं, ये पिग और काऊ की चर्बी से बना हुआ है। फौजी सिपाहियों को ये बताया गया, क्योंकि फौजी सिपाही इंडियंस थे और अफसर्स कौन थे? ब्रिटिश, ठीक है। अंग्रेज खुद रूलिंग क्लास थी और अफसर शाही में वो थे। लोअर जो तबका था, जो फौज में नीचे की सतह के सोल्जर्स थे, वो सब इंडियंस हुआ करते थे और वो मुसलमान भी थे, हिंदूज भी थे। तो उन्होंने इसका रिएक्शन दिया था। एक रीज़न तो ये था जो बज़ाहिर उस वक्त नज़र आता है, लेकिन और बहुत सारे असबाब थे। और असबाब में से एक सबब ये था कि फ़ौजी जो सोल्जर्स थे उनकी सैलरी बहुत कम थी, अफसर्स को बेनिफिट था और उनको इतना बेनिफिट नहीं था। अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता रियासतों पर कब्जा करते जा रहे थे, यानी 1857 में ये जंग हुई। 1857 में 1843 में उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया, 1846 में उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया, कश्मीर पर कब्जा कर लिया, 1849 में उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर दिया, और एक उन्होंने
1852 में एक उन्होंने ऑर्डर जारी किया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स। लिखे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स। डॉक्ट्रिन तो आप लिख लेंगे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, LAPSC। 1852 में ये दिया। 1843 में सिंध पर कंट्रोल किया इन्होंने। सिंध पर भी इन्होंने कंट्रोल साउथ से शुरू किया, कराची पर 1840 पर कर लिया। 1840 पर कराची में कब्जा कर लिया और उसके बाद फिर ये नॉर्थ की तरफ चलते गए और 1843 तक मुकम्मल कब्जा कर लिया। वैसे एक सवाल है कि सिंध और पंजाब पर अंग्रेज क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? पहले क्यों नहीं किया और बाद में क्यों कर रहे थे? यानी जब अंग्रेज 1600 में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस वक्त इन्होंने नहीं किया और 1843 में फौरन कर लिया, फिर फौरन पंजाब पर कर लिया और फिर 1849 में उन्होंने किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। ठीक है, उस वक्त यहाँ किसकी हुकूमत थी? यहाँ पर सिंध में टालपुर्स की। ये मीर सुने ना अपने, टालपुर्स, तो इनकी हुकूमत थी। ये टालपुर अभी वाले टालपुर नहीं, फरियाल टालपुर और ये टालपुर मतलब डायनेस्टी सेम है, टालपुर कम्युनिटी सेम है, लेकिन उस वक्त टालपुर अलग थे, रूलिंग क्लास थी। उसकी एक खास वजह यह है कि 1839 में गालबन 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। रंजीत सिंह का नाम आपने सुना है ना, जो पंजाब के रूलर थे। उसकी डेथ के बाद इन्होंने फौरन इन इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह यह भी थी कि वो अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहते थे। उन्हें ये थ्रेड था कि अगर हम सिंध पर और पंजाब पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो रशिया जो है अफगानिस्तान को क्रॉस करता हुआ, सिंध को क्रॉस करता हुआ अंग्रेज़ों की हुकूमत पर कंट्रोल कर लेगा। तो इस थ्रेड से बचने के लिए उनके लिए ये मौजूद था कि अगर वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो सिंध और पंजाब को कंट्रोल करें। इसलिए इस दौर में उन्होंने पूरा ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, समझ लें कि इसको उन्होंने 1840 से लेकर 1857 तक कंट्रोल कर लिया। 1857 में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट उन्होंने कब दिया? 1852 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या है, कोई बता सकता है? जी बताएं, बहुत पीछे बैठे हुए हैं आप, तेज बोलिएगा। वेरी गुड। जो एक स्टेट है, जो एक बादशाह है, अगर उसकी डेथ हो जाए, अंग्रेज़ों ने उनके साथ मुआहदा किया इस एग्रीमेंट के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत, कि अगर कोई स्टेट का मेल जो किंग है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो अगर उसकी फैमिली में कोई मेल नहीं है, मर्द नहीं है, उनके बेटा नहीं है उनका ब्लड रिलेशन में, तो वो रियासत अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चली जाएगी। आपको ये बात समझ आई? अगर किसी रियासत में बादशाह की डेथ हो जाती है तो उसके पास कोई बेटा नहीं है और ब्लड रिलेशन में कोई उनकी औलाद नहीं है, मतलब बेटा बेटी की बात नहीं हो रही है, तो वो रियासत डायरेक्टली अंग्रेज कंट्रोल करेंगे और इसके बदले अंग्रेज उस रूलर को क्या देंगे? ये मुआहदा उस रूलर के साथ किया, उसके बदले ये देंगे कि जब तक वो जिंदा है तब तक उसे सिक्योरिटी देंगे, कोई उसको और कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट इज हैपन इन डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स 1853 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। क्या समझते हैं, ये अच्छा उन्होंने दिया या अच्छा नहीं था? गलत था। तो आपने एक नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी। वो जो इनसे लड़ी थी वो इस बात पर लड़ी थी क्योंकि वो ओध स्टेट की थी। ओध स्टेट पर अंग्रेजों ने उस किंग के बाद कब्जा कर लिया, तो रानी लक्ष्मी जो है इस बुनियाद पर लड़ी। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो आखिरी शख्स जिसकी डेथ हुई थी 20 मई 1858 को, वो रानी लक्ष्मी थी। उसकी डेथ के बाद जो है जंग ख़त्म हो गई थी क्योंकि सबको शिकस्त हो गई थी, वो अभी भी मुकाबला कर रही थी, तो इसलिए वो मशहूर है। तो इस तरह ये एक पाकिस्तान मूवमेंट का एक पूरा प्रोग्रेस है। अब मुझे जो आज के टॉपिक्स दिए गए वो दो है, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। मैं असल में चाह रहा था कि आपको एक तसलसल में वहाँ तक पहुँचाऊँ, लेकिन जिस तरह अभी मुझे महसूस हो रहा है कि हम फिर अगर या तो साइमन कमीशन पढ़ें या हम पूरी कनेक्टिविटी पढ़ें, अब आप जो मुझे कहें, कनेक्टिविटी पढ़ें तो फिर ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान इस जंग के बाद उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की
और क्योंकि इस जंग में मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया गया तो मुसलमान एक लिहाज से हुकूमत से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, क्योंकि मुसलमान समझते थे कि अंग्रेज़ी में बात करना, अंग्रेज़ी सीखना हराम है। उस वक्त के उलमा की ये सोच थी, और साइंस पढ़ना, साइंस को समझना मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा हर लिहाज से वो अंग्रेज़ों को टफ टाइम देना चाहते थे, लेकिन विथ रेजिस्टेंस। सर सैयद अहमद खान उसको लिटरली जवाब देना चाहते थे, उसको जो है तहरीरी जवाब देना चाहते थे। सर सैयद चीज़ों को आइनी दायरे में करना चाहते थे, इसलिए सर सैयद का रास्ता अलग हो गया और बाकी मुस्लिम स्कॉलर्स का रास्ता अलग हो गया, दोनों अलग अलग रास्ते पर आए। उन्होंने रास्ता अपनाया जिहाद का और इस तरह का, तो सर सैयद ने रास्ता अपनाया तालीम का और स्ट्रगल का। तो सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारे मुसलमानों को तालीम के ज़रिए रोशनास किया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने ये बात मना की थी कि मुसलमान तालीम हासिल करें, साइंस भी सीखें, लेकिन मुसलमान पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें, सियासत से उन्होंने मना किया था। तो सर सैयद के होते हुए ही, सर सैयद के दौर में ही एक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी बनी। क्या नाम था उस पॉलिटिकल पार्टी का? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी? 1885 में। 1885 में और क्या हुआ? कोई एक इवेंट बताएं। और तो बहुत सारी चीजें हुई, मैं इसे मिटा दूं। 1885 में क्या हुआ? 1885 में दो तीन मशहूर इवेंट है। एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, जो मौजूदा पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये 1885 में बनी। पाकिस्तान जब जी वो 1893 में हुआ था। ड्यूरेंट लाइन आप बता रहे हैं 1893, और 1893 में दो अहम चीज़ें हैं। एक मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पैदाइश है, और एक रेड क्लिफ लाइन जो आप बता रहे हैं ड्यूरेंट लाइन, वो ड्रा हुई थी। ठीक है, मैं 1885 की बात बता रहा हूँ। 1885 में एक तो सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल बना जो कराची में है। उस वक्त सिंध का पहला स्कूल था, जो सर सैयद अहमद खान ने हसन अली अफंदी के थ्रू बनवाया। हसन अली अफंदी अफंदी फैमिली थी जो उस वक्त एलीट था और मुस्लिम लीग का मुसलमानों की तहरीक का हिस्सा था। तो उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम बनवाई, और दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। गालबन पंजाब यूनिवर्सिटी 1883 से बनना शुरू हुई, लेकिन 1885 में मुकम्मल तौर पर उसने काम करना शुरू किया। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के पास कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, इंडिया से अलग हुआ, तब जितनी बड़ी इदारे थे, इत्तफाकन ये एक बाई चांस ऐसा है कि हमें वो सानिया हो गया कि तालीमी इदारे जो हैं वो अक्सरत के साथ इंडिया में चले गए। कोलकाता इंडिया में आ गया। दो तीन चीज़ें इंडिया में ज़्यादा चली गई, चली नहीं गई, वो अवेलेबल वहाँ थी। चली तो वो चली जाए जो हमारे पास वहाँ माइग्रेट हो गई, लेकिन 1947 से पहले ही वहाँ थी, जिनमें यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा तादाद वहाँ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खुद वहाँ इंडिया में हो गई, कोलकाता यूनिवर्सिटी हो गई, नेहरू यूनिवर्सिटी वहाँ पर हो गई, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी। और 1947 में सिंध यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी। दूसरी यूनिवर्सिटी वो थी 1947 में। ये कराची यूनिवर्सिटी और ये सब बात की है। 1947 में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो। एनईडी यूनिवर्सिटी वो कॉलेज था पहले, दाओ और एनईडी दोनों। सिंध यूनिवर्सिटी 1947। इसका रीज़न ये था कि क्योंकि वो अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहते थे। अफ़गानिस्तान की, अब आपको मैप हो तो क्लियर मैं बता सकता हूँ कि अफ़गानिस्तान की सरहदें और सिंध की सरहदें या पंजाब केपीके की सरहदें आपस में मिलती हैं। तो वो इस इलाके को फ़तेह करना चाहते थे ताकि अफ़गानिस्तान को वो कंट्रोल कर सकें। अफ़गानिस्तान को कंट्रोल इसलिए करना चाहते थे क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ उनकी जंगें पहले अफ़गानिस्तान के साथ हुई थी। तो वो इस बात से खौफज़दा थे कि कहीं अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट रशिया के साथ मिलके हिंदुस्तान पर न कब्ज़ा कर ले। तो इस वजह से वो सिंध और पंजाब पर कंट्रोल करके अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इससे पहले उन्होंने सिंध गवर्नमेंट, जो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट थी, उसके साथ एक मुआहदा किया था। उस मुआहदे का नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप।
ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में इन्होंने क्या किया था कि ये सिंध की, जो आपने कहा ना कि सिंध से वो गुजरते थे और डिस्टर्ब करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश को ये अलाउ था कि वो सिंध से गुजर जाएंगे लेकिन सिंध में स्टे नहीं करेंगे। इस मुआहदे के तहत, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के तहत, कि सिंध की हदूद को इस्तेमाल करते हुए वो गुजर जाएंगे और वहाँ से वापस भी जा सकते हैं सी का इस्तेमाल करते हुए, समंदर का, लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट यहाँ के, यहाँ स्टे यहाँ पर सिंध के हदूद में नहीं करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के तहत सब कुछ शेयर था। लेकिन बाद में जब रंजीत सिंह ने उनकी डेथ भी हुई, बल्कि रंजीत सिंह जब आखिरी अपने सालों में थे तो उन्होंने सिंध के एक इलाके पर कब्जा किया था। वो सिंध का नॉर्थ है जो मौजूदा सादकाबाद रहीम यार खान के करीब का इलाका है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो नतीजतन ये हुआ कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है रंजीत सिंह की डेथ के बाद इन्होंने सिंध को अपने साथ मिला लिया अंग्रेज़ों ने। और सिंध हुकूमत को भी ये थ्रेट था कि कहीं रंजीत सिंह या उसकी डायनेस्टी हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे तो वो फिर अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने इससे फ़ायदा लिया। ठीक है, तो 1885 में क्या बना? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां पर बनी? इन विच सिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? जो ढाका कह रहे हैं वो हाथ ऊपर करें, जो लाहौर कह रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। ढाका में भी नहीं बनी, लाहौर में भी नहीं बनी, दिल्ली में भी नहीं बनी। 3 MCQs थे, वो आपने गलत किया, अब चौथा ढूंढे। बॉम्बई में बनी 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बई में बनी। किसने बनाई? कौन से उसके थे? एओ ह्यूम का पूरा नाम बताएं। एलिन ऑक्टेवन ह्यूम, इन्होंने 1885 में बनाई। ये कौन थे? ये इंडियन सिविल सर्वेंट अफसर थे, मतलब CSP रिटायर्ड थे, लेकिन खुद अंग्रेज थे। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि खुद अंग्रेज ने एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई हिंदुस्तान में? जी, थोड़ा सा जाहिर है आप CSS की तरफ जा रहे हैं तो चीज़ें तो वही आएंगी जो आपको सोचनी पड़ेंगी। पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बुनियादी तौर पर वो जो है वो डिवाइड एंड रूल चाहते थे। वो उनको अंदाज़ा था। बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक ये भी रीज़न है कि पब्लिक के जो मसाइल हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अंग्रेज़ जानना चाहते थे कि एक रूट लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इश्यूज़ को उभार कर सामने आए ताकि अंग्रेज़ों को पता चले कि पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, ताकि वो उस हुकूमत को मज़ीद स्टेबल कर सकें, मज़ीद बेहतर कर सकें। दूसरी उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये है कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी में हिंदू मुस्लिम पर कॉन्फ्लिक्ट फैलाना चाहते थे। नतीजतन वो उनका तवज्जो एक दूसरे की तरफ जाए और खुद जो है अंग्रेज इसको आसानी से रूल कर सकें। तो 1885 में कांग्रेस बनी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? बनर्जी। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मुसलमानों को क्या कहा गया कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ना करें। 1898 में सर सैयद का इंतकाल हुआ। क्या पूछ रही हैं आप? बनर्जी। दोबारा लिखूं? मेरा सवाल था कि 1817 से लेकर 1898 तक सर सैयद का दौर है। सर सैयद की डेथ 1898 में हुई। सर सैयद की डेथ के बाद हिंदुस्तान की सियासत अब थोड़ी सी पहले से बहुत ज़रा मुख्तलिफ होने लगी। 1905 में एक अहम वाक़या पेश आया। कौन सा? बांग्लादेश क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या मुराद है कि हिंदुस्तान का एक सूबा था बंगाल, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के सूबे हैं। कौन कौन से?
पाकिस्तान के यूनिट्स कितने हैं इस वक्त? 4। कौन कौन से? इस वक्त पाकिस्तान के 8 यूनिट्स हैं। 4 सूबे जिनके आप नाम ले रहे हैं, सिंध, पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान। 4 यूनिट्स और हैं। एक है फाटा, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, मैं उसकी वजाहत करूंगा आगे। फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जीबी गिलगित बल्तिस्तान, और AJ&K आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। कितने यूनिट्स हुए? 8। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिवली 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है। जो आप फाटा की बात कर रहे हैं मर्ज होने की, वो 25th अमेंडमेंट में है। आइन के 25th अमेंडमेंट, कानून की 25वीं तरमीम, उसमें ये किया गया कि फाटा को KPK के साथ मर्ज किया गया। आइनी तरह सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ एक लाइन उसमें है कि इस अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन 2023 की इलेक्शंस के बाद होगी। तो इसलिए अभी तक 8 यूनिट्स हैं, यानी अभी तक इलेक्शंस नहीं हुई। इलेक्शंस के बाद ऐसा होगा। ये इसलिए किया गया ताकि असेंबली और सेनेट में सीट्स को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि फाटा की पहले 8 सीट्स थी, अब वो 8 सीट्स नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में मर्ज हो जाएंगी कमिंग इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस के बाद जो है फाटा फिर KPK का हिस्सा बन जाएगा। बाकी कितने यूनिट्स बचेंगे फिर? 7। उस वक्त हिंदुस्तान सूबों में डिवाइडेड था। कौन कौन से सूबे थे? यूपी, CP, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बई, मद्रास, ये हिंदू अक्सरत वाले सूबे थे। सिंध, पंजाब, NWFP को 1901 में सूबे का दर्जा मिला है। 1901 में इट बिकेम द प्रोविंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। 1901 लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम, जब उन्होंने NWFP को सूबे का दर्जा दिया। NWFP आपको पता है ना, KPK का पुराना नाम है, जो कि उसका नाम है ही नहीं, लोकेशन है। जैसे मैं कहूँ कि उस बच्चे का नाम ना लूँ, मैं कहूँ कि वो जो कोने में बच्चा बैठा हुआ है, तो एक सूबा है, उसका क्या नाम रखा? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो एक लोकेशन है उसकी, नाम नहीं है। उसको नाम कब दिया गया? 2010 में। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट एक बड़ा मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम आई 1901 का। मैंने ये बताया कि NWFP को सूबे का दर्जा दिया गया। उस वक्त के मैं सूबे बता रहा था। तो एक सूबा था बंगाल, मुझे आवाज समझ नहीं आ रही आपकी। देखें, फाटा यूनिट तो मरकज का है, डायरेक्टली उसको मरकज कंट्रोल करती है, लेकिन फाटा एक ऐसी रीजन है जो सही माना में ना पाकिस्तान के कंट्रोल में है ना KPK गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उसकी वजह यह है कि वो एक तो पहाड़ी हिस्सा, पहाड़ी पट्टी है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वजीरिस्तान और ये सब। एक तो तालिबानाइजेशन का वहाँ ज़्यादा इशू है, एक तरफ से अफगानिस्तान की उसमें इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप उसको सही माना में समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादातर या तो ट्राइबल जो कबीले हैं उनके कंट्रोल में है या मिलिट्री के कंट्रोल में है, दोनों के उस इन्फ्लुएंस है। लेकिन लीगली वो अभी भी फेडरल का हिस्सा है। 23rd अमेंडमेंट जब इम्प्लीमेंट होगी इलेक्शन के बाद, तो वो ऑफिशियली सूबे का हिस्सा हो जाएगा। ये अभी इलेक्शंस की बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अब वो डायरेक्ट, पहले ऐसा होता था कि हमारा जो यूनिट था फाटा और इस्लामाबाद, उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे सेनेट और नेशनल असेंबली में बैठते थे, लेकिन जो सेनेट के मेंबर होते थे वो डायरेक्ट फाटा, नेशनल असेंबली के मेंबर डायरेक्ट फाटा से आते थे। अब वो प्रोविंशियल असेंबली में चले जाएंगे, सूबाई KPK की। लेकिन एक और बात आपको बताऊं कि हमारी असेंबली में, नेशनल असेंबली और सेनेट में, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, उनकी असेंबलीज अलग हैं।
उनकी असेंबली की उनकी इलेक्शंस अलग होती हैं। वो अभी हमारी इलेक्शंस होंगी तो उनकी नहीं होंगी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की, उनकी सेपरेट इलेक्शंस होती हैं। इन दोनों में खास फ़र्क भी है, गिलगित में और कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। वो फ़र्क ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रक्चर है वो एज इट जैसे सूबों की स्ट्रक्चर है वैसे ही है। यानी उनके पास सीएम है, उनके पास एचईसी है, उनके पास कमीशन है, सारा स्ट्रक्चर सूबे वाला है। लेकिन उनका सीएम जो है ऑटोनमस नहीं है, जैसे हमारा सीएम, मतलब जितने हमारे सीएम को अख्तियारात हैं, उनका सीएम रिस्पॉन्सिबल है किसके सामने? हमारे वजीर आजम के सामने। उनका सीएम हमारे वजीर आजम के सामने रिस्पॉन्सिबल है। हमारा सीएम किसके सामने रिस्पॉन्सिबल है? हमारी प्रोविंशियल असेंबली के सामने रिस्पॉन्सिबल है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर का सीएम नहीं है, वहाँ है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, दोनों हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है। प्राइम मिनिस्टर तो रिस्पॉन्सिबल एक लिहाज से है प्रेसिडेंट के सामने, लेकिन उनका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके सामने? हमारे वजीर आजम के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने। और हमारी पार्लियामेंट में जैसे हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर बिठाया जाता है, तो एक मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का बिठाया जाता है जो डायरेक्टली उनसे वाबस्ता होता है। इसकी मिसाल एग्जैक्ट इसी तरह है जैसे 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम पढ़ रहे हैं, उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और एक वायसराय बिठा दिया, तो उन्होंने यूके की जो पार्लियामेंट थी उसमें एक मिनिस्टर बिठा दिया जो जिसके सामने यहाँ का वायसराय रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो यूके की पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होगा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई?